स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी। तो देखिए अब तक हम लोग 6 चैप्टर हमारे पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका की नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो देखिए पर्यावरण के विषय में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था हमारा उसके अंदर पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जो चीजें आप देखते हैं जैसे कि पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, कहीं पर झीलें बनी हुई है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है प्राकृतिक पर्यावरण है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था मानवीय पर्यावरण के बारे में, यानी कि ऐसा पर्यावरण जिसकी की रचना खुद इंसान ने की है, ताकि वो देखिए प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य अच्छे से बैठा सके और प्रकृति के साथ रह सके। तो उसने क्या किया कि खुद से ही चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन करना प्रारंभ किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि इसको हमने क्या कहा, मानव जनित पर्यावरण इसको कहा जाता है। तो देखिए यहां पर 3 चीजों का नाम लिया था मैंने, 3 बातों का, जैसे कि पहला बस्तियां हैं, उसके बाद परिवहन और तीसरा संचार। इनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए प्राचीन काल की बात करें तो प्रारंभ में क्या था, जब मानव थे हम, तो क्या करते थे, उनको रहने के लिए देखिए कोई वो अपना घर वगैरह ये सब चीजें नहीं बनाते थे। कहीं भी उनको जगह मिली तो वहीं पर रहना प्रारंभ कर देते थे। जैसे कि गुफाओं में भी रहते थे, जंगल के अंदर भी रहते थे। भाई जब तक वहां पर भोजन पानी मिल रहा है वो रहे, उसके बाद अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर वो चले जाते थे। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इंसानों ने देखिए अनाज के बारे में पता करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि भाई जो अनाज है किस तरह से वो उसको अगर जमीन पर डाला जाए तो उग जाता है, पूरी फसल तैयार होती है और उससे बहुत सारा अनाज जो है भविष्य के लिए वो तैयार हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राचीन मानव थे उनका रुझान कृषि की तरफ बढ़ने लगा। अब कृषि की तरफ बढ़ने लगा तो इसका मतलब क्या था, भाई कृषि की रखवाली भी करनी है, उसके बाद खेतों के अंदर भी काम वगैरह करना है। तो इससे क्या हुआ, उनको देखिए एक स्थायी आवास की आवश्यकता महसूस हुई। उनको लगा कि हमें यहीं पर आसपास ही रहना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से देखभाल कर सकें। तो इस प्रकार से देखिए जो उनका स्थायी जो निवास बना, जो बस्तियां बनी, वो इस प्रकार से अस्तित्व में आई। उसके बाद अब देखिए वो फसल वगैरह उनको पैदा करनी थी, तो सबसे आवश्यक जो है वो क्या चीज है, उसके लिए पानी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जितने भी आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, तो ये सब ऐसी सभ्यताएं हैं। इनके एग्जाम्पल है कि देखिए सभ्यताएं जो हैं ये कहां पर पनपी, जहां पर नदियां थी, नदियों के किनारे पर ही ये सभ्यताएं जो है फली फूली बसी। क्योंकि देखिए हर प्रकार के कार्यों के लिए जो इंसान है उसको जल की आवश्यकता है, जल है तो जीवन है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि भाई कृषि करना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक जो आवश्यकता है कृषि के लिए वो क्या है, पानी है। तो देखिए अब आपकी बुक में कुछ नाम दिए गए हैं कि आपको बताना है इनके नदियों के नाम है ये, यहां पर कौन कौन सी सभ्यताएं जो हैं वो पनपी। तो देखिए पहला है सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो है टिग्रिस भी एक नदी का नाम है और यहां पर अभी देखिए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी सभ्यता की बात की जाए तो देखिए नील नदी के किनारे एक सिंधु, टिग्रिस, नील और एक है हवांग ही नदी, चाइना की रिवर है। तो यहां पर देखिए बताना है कि कौन कौन सी सभ्यताएं जो हैं वो पनपी। क्यों पनपी, क्योंकि यहां पर क्या है, पानी है और पानी ही क्या है सबसे मेन आवश्यकता है मनुष्य की। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो देखिए अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु नदी है इसके किनारे जो सभ्यता पनपी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात की जाए तो देखिए 3450 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर देखिए इसका समय काल जो है 1750 बीसी तक माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके महत्वपूर्ण स्थल भी हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु
घाटी सभ्यता। उसके बाद दूसरी जो नदी है टिग्रिस नदी। अब यहां पर कौन सी सभ्यता ने जन्म लिया? देखिए टिग्रिस जो नदी है इसको क्या कहा जाता है? इसको दजला नदी भी कहा जाता है, दजला नदी भी कहते हैं इसको। और आगे चलकर ये देखिए एक नदी है फरात या फिर फुरात नदी के अंदर ये मिल जाती है। तो जहां पर ये दोनों नदियां मिलती है इनके जो बीच का क्षेत्र है यहां पर जिस सभ्यता ने जन्म लिया वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद नील नदी के किनारे जिस सभ्यता ने जन्म लिया यहां पर देखिए मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी कि जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, इजिप्ट भी कहा जाता है अफ्रीका में। उसके बाद देखिए ह्वांग ही, नाम से पता लग रहा है कि भाई चाइनीज रिवर है, और इस ह्वांग ही नदी इसको क्या कहा जाता है वर्तमान में? येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? येलो रिवर। तो यहां पर किस सभ्यता का जन्म हुआ? जो चीनी सभ्यता है या चीन की सभ्यता है उसका यहां पर जन्म हुआ। तो ये चीज आप समझ गए। मैंने आपको बताया कि जो स्थायी आवास की आवश्यकता मानव को क्यों महसूस हुई। तो देखिए अगर बात करें जहां पर इंसान रहेगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? बस्ती कहा जाएगा। तो बस्ती हो गई है। तो अब देखिए बस्तियां जो है वो दो प्रकार की बताई गई है। जो बस्ती है आपकी यानी कि जहां पर इंसान रहेंगे ये कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। अगर पहले की बात करें हम तो देखिए स्थायी बस्ती रहेगी और दूसरी है अस्थायी बस्ती, अस्थायी। तो देखिए अगर स्थायी बस्ती की बात करें तो ऐसी बस्तियां जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, हमारे जो मकान है जो बिल्डिंग है ये क्या है? स्थायी है, हमारा एक फिक्स है कि भाई हमें यहीं पर रहना है। दूसरी तरफ जो बस्तियों का प्रकार है वो है अस्थायी, यानी कि आप देख सकते हैं कई जनजातियां जैसे कि बंजारा जनजाति है, या फिर आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे कि जो चरवाहे होते हैं तो वो क्या करेंगे भाई यहाँ पर रह रहे हैं जब तक उनके जो मवेशियों को यहाँ पर खाना मिल रहा है, जब तक यहाँ पर घास है, सब कुछ चीजें वो रहेंगे। उसके बाद जब वो घास वहां से खत्म हो जाती है तो लोग क्या करते हैं अपना सब सामान उठाकर एक दूसरे क्षेत्र की तरफ चल देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अस्थायी बस्ती कहेंगे हम। ऋतु प्रवास भी कहते हैं, यानी कि चारा खत्म हुआ तो कहां चले गए? मवेशियों को लेकर दूसरे क्षेत्र के अंदर चले गए। बस्ती का विभाजन एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे कि एक तो हो गई आपकी ग्रामीण बस्ती है और एक है शहरी बस्ती। ग्रामीण और शहरी आप सब लोग समझते हैं, ग्रामीण यानी कि गांवों के जो बस्तियां हैं वो रहेगी, और शहरी यानी कि हमारे जो नगर हैं, महानगर है, कस्बे हैं, वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं वो कौन सी जगहों पर रहेंगे? उसको शहरी बस्ती कहा जाएगा। तो देखिए ग्रामीण बस्तियां भी जो है वो भी दो प्रकार की बताई गई है। एक तो होगी किस प्रकार की, यानी कि बस्तियों का ही प्रकार ले लीजिए आप। एक तो सघन होगी, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, जैसे कि हमारा होता है भाई एक मकान उसके साथ में ही दूसरा बना हुआ है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रकीर्ण यानी कि जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे एक मकान यहाँ बना हुआ है पहाड़ी की तलहटी में, दूसरा पहाड़ी के ऊपर, यानी कि बिखराव है, दूर दूर क्या है वो मकान बने हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इसको प्रकीर्ण कहा जाएगा। तो बस इतना ही है इसमें जो बस्तियां हैं। उसके बाद देखिए जो ग्रामीण बस्तियां है यहाँ पर क्या है, लोगों के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल कैसे? कि भाई जहां पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है या फिर जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो मकान की जो छतें हैं वो इस प्रकार से बनाई जाती है ताकि स्नोफॉल वगैरह भी यहां से हट जाए और बारिश वगैरह का भी ज्यादा प्रभाव ना हो। और जहां पर पानी की अधिकता रहेगी वहां पर क्या किया जाएगा? कोई एक ऊंचे क्षेत्र के ऊपर यहां पर मकान बना लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहेंगे? पर्यावरण के अनुकूल घर बना लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बताई गई है घर के प्रकार में ही, वो है इग्लू। बहुत वैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इग्लू क्या है? तो बर्फ से बने हुए घर होते हैं इग्लू। तो देखिए इग्लू यानी कि बर्फ से बना हुआ घर। तो ये कहां पर मिलेंगे? जहां पर बर्फ की मात्रा बहुत अधिक होती होगी वहां पर, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर ये मिलेंगे। ठीक है, देखेंगे कि बाहर का जो तापमान है वो रहेगा 45 डिग्री माइनस में और अंदर थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, 5 से 7 डिग्री ये भी माइनस में रहेगा। ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बाहर की तुलना में देखेंगे तो ये इग्लू जो कि बर्फ से बना हुआ है ये भी थोड़े थोड़े गर्म होते हैं। तो ये तो था टॉपिक हमारा बस्तियों के बारे में। तो दूसरा देखिए सेगमेंट देखते हैं हम, जो कि है
परिवहन के बारे में। तो परिवहन क्या है, तो देखिए दूसरी अगर हम बात करें तो परिवहन के बारे में बताया गया है। यह भी क्या है, एक मानवीय पर्यावरण का एग्जाम्पल है जो कि इंसानों ने खुद अपनी सुख सुविधा के लिए ये क्रिएट किया है, बनाया है। तो देखिए अगर पर्यावरण की इसकी बात करें परिवहन की, तो परिवहन क्या है, आवागमन के साधन। आवागमन के जो साधन है इनको परिवहन कहा जाता है। तो देखिए ये चाहे तो इंसानों के लिए भी आवागमन का काम कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो भी क्या चाहिए, हमें परिवहन चाहिए। यानी कि परिवहन क्या है, मानव का या फिर सामान का आवागमन जिन साधनों के माध्यम से होता है ये क्या कहलाएंगे, परिवहन कहलाएंगे। तो परिवहन की बात करें तो देखिए ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हम सड़कों पर देखते हैं ट्रक वगैरह गाड़ियां चल रही है, तो ये क्या है, सड़क परिवहन है। उसके बाद रेल मार्ग होते हैं, रेल परिवहन है। आप देखेंगे पानी के अंदर भी बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं जो कि क्या है, जल परिवहन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ये सब क्या है, वायु मार्ग से, यानी कि वायु परिवहन का एग्जाम्पल है। तो परिवहन आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे देखिए सड़क परिवहन, सड़क मार्ग यानी कि, तो भारत की अगर बात करें तो देखिए सड़क मार्ग ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई प्राचीन काल में जो मानव थे वो पैदल ही चला करते थे, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बैलगाड़ी वगैरह इंसान खुद खींचने लगा। बाद में देखा कि भाई जानवर भी ये काम कर सकते हैं, तो बैल का, ऊँट का, घोड़ा खच्चर इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की है ताकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और आपके एग्जाम में भी ये हेल्पफुल हो। तो देखिए मैंने बताया कि सड़क परिवहन यानी कि सड़क मार्ग की अगर बात करें तो देखिए कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत का देखिए जो सड़क मार्ग है, भारत का जो किसका, भारत का जो सड़क मार्ग है देखिए वो कितना है, 66 लाख किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 66 लाख किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है भारत का सड़क मार्ग। तो देखिए चैप्टर में बताया गया है कि जो सड़कें हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि भाई पक्की भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती हैं, ग्रामीण सड़कें अलग हैं, शहरी सड़कें अलग हैं। उसके अलावा अगर हम मुख्य सड़क मार्ग के अंदर की बात करें तो देखिए जो हमारे नेशनल हाईवे हैं यानी कि जो राजकीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसके अलावा जो देखिए स्टेट लेवल के हो गए यानी कि राजकीय राजमार्ग, उसके अलावा जिला लेवल की सड़कें अलग और ग्रामीण लेवल की जो सड़कें हैं वो भी अलग अलग है। कई प्रकार से ये जो सड़क मार्ग है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए भारत के अंदर कितना है सड़क मार्ग, लगभग 66 लाख किलोमीटर के अंदर फैला हुआ सड़क मार्ग है। तो मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय लेवल का हो सकता है यानी कि नेशनल हाईवे है, उसके बाद राजकीय यानी कि जो स्टेट लेवल का, उसके बाद देखिए जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर क्या है सड़क मार्ग हमारे हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची जो सड़क मार्ग है, सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो कौन सा है, जो मनाली टू लेह जाने वाली जो सड़क है ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। कौन सी बताई मैंने आपको, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो ये कौन सी रहेगी, मनाली टू लेह, मनाली से जो लेह की तरफ जो सड़क जाती है ये क्या है, सबसे ऊंची सड़क है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि सबवे क्या है, तो रोडों के नीचे से जो अंडरग्राउंड पास होते हैं ये सबवे कहलाएंगे। उसके अलावा फ्लाईओवर क्या है, ऊपर से जो पुल जाते हैं ये हमारे फ्लाईओवर है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो देखिए भारत का जो कुल सड़क मार्ग है वो 66 लाख किलोमीटर का है, और इसी के साथ ही भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला कंट्री बन जाता है। तो भारत कौन सा हुआ, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट भारत है, तो पहला कौन सा है, फर्स्ट पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद दूसरा जो है ये कौन है, अपना भारत है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो ये कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 4444, ये क्या है, सबसे लंबा हाईवे है जो कि कहां से कहां तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां से, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये याद रखने, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसे लंबा हाईवे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो देखिए वो
केरल के अंदर है। यहां पर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट हाईवे की, तो ये कौन सा है, 47A उसका नाम है सॉरी। और ये देखिए 47A जो है ये कहां से, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो कि कहां है, केरल के अंदर है। एर्नाकुलम टू कोची ये जाता है, ठीक है, एर्नाकुलम से कोची की तरफ ये जाता है। सब चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वही मैंने इंक्लूड किया है, एर्नाकुलम टू कोची की तरफ। उसके बाद एक और नाम आया है, देखिए चैप्टर के अंदर, स्वर्ण चतुर्भुज। तो स्वर्ण चतुर्भुज क्या है, ये वही सड़क मार्ग है नेशनल हाईवे का, जो कि 4 महानगरों को जोड़ता है। कितने महानगरों को, 4 महानगरों को। और 4 कौन कौन से हैं, देखिए दिल्ली है, दिल्ली के बाद आप देखेंगे, देखिए इस प्रकार से दिल्ली है, उसके बाद मुंबई हो गया, उसके बाद यहां पर चेन्नई है, उसके बाद कोलकाता, और कोलकाता को दिल्ली से। इस प्रकार आप देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है जिसको स्वर्ण चतुर्भुज कहा जाता है। कहां पर है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता। इन 4 महानगरों को ये जोड़ता है, तो इसको क्या कहेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज इसको कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए तो सड़क मार्ग के बारे में बात हुई। दूसरा है हमारा रेल मार्ग, रेल परिवहन यानी कि रेल मार्ग। तो देखिए हमारा जो इंडिया है वो एशिया में स्थित है। तो एशिया जो है वो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क वो कहाँ है, एशिया के अंदर है। रेल नेटवर्क कहां पर है, सबसे बड़ा एशिया के अंदर है। तो भारत की अगर बात की जाए तो जो इंडिया का रेल नेटवर्क है वो विश्व में 4थे स्थान पर आता है, ठीक है, 4थे स्थान पर। तो अगर बात करें कि भाई पहले पर कौन है, तो देखिए पहले पर है यूएसए, दूसरे के ऊपर है देखिए चीन यानी कि चाइना, तीसरे पर है रूस, उसके बाद हमारा देश भारत। इस प्रकार से ये आता है 4th पोजीशन पर, 4थे नंबर पर। यह चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखिए बुक में बताया गया है, एक जगह है जाइनिंग से लहासा, जाइनिंग से लहासा। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अगर बात करें तो देखिए मीन सी लेवल यानी कि समुद्र तट से हम बात करें तो देखिए लगभग 4000 मीटर ये क्या है, ऊंचा है। और इसके सर्वोत्तम बिंदु की बात की जाए जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है, वो कितना है, 5072 मीटर उसकी ऊंचाई है। यह चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे जो है लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो रूस के अंदर है। और देखिए कहां से है, उसको कौन सा रेल मार्ग बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि देखिए रूस की पश्चिमी, जैसे कि मान लीजिए ये रूस का मैप है तो इस प्रकार से पश्चिमी साइड ये है और पूर्वी ये है। तो पश्चिमी तरफ क्या है, देखिए पश्चिमी तरफ है पीटरबर्ग, पीटरबर्ग से ये पूर्वी साइड में व्लादिवोस्टक, व्लादिवोस्टक को जोड़ता है, ठीक है। यहां पर क्या है, सेंट पीटरबर्ग है, और यहां पर क्या है, व्लादिवोस्टक है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो रेल मार्ग बन जाता है, ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और क्या नाम दिया गया है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको कहा जाता है, रूस के अंदर ये स्थित है। तो देखिए रेलवे के अंदर यही है इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद अगर तीसरे हम बात करें, तीसरे जो परिवहन के साधन की, तो वो कौन सा है, हमारा जल मार्ग है, जल मार्ग। तो आपको बताया गया है कि जो जल मार्ग है ये देखिए 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है आंतरिक जल मार्ग रहेगा, यानी कि देश के अंदर अंदर ही, ठीक है, इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय, यानी कि देश के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। आंतरिक जल मार्ग रहेंगे। उसके अलावा दूसरा क्या रहेगा, समुद्री जल मार्ग, समुद्री जल मार्ग यानी कि अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना है इंटरनेशनल वाटर के थ्रू होते हुए तो आप समुद्री जल मार्ग कहेंगे उसको। और जो देश के अंदर ही, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई इस प्रकार की इंपॉर्टेंट नदियों पर जो जल मार्ग बनाए गए हैं, इनको क्या कहेंगे, आंतरिक जल मार्ग इनको कहा जाएगा। तो देखिए अगर बात करें भारत के अंदर ये जो जल मार्ग होते हैं, इनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है IWAI, यानी कि देखिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी, जल परिवहन को ये नियंत्रित करने का काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में ये आएगी, ये चीज याद रखनी है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जल मार्ग के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम दिए गए हैं विदेश के, जैसे कि प्रमुख जो हैं जल मार्गों के रूट के, और वहां पर जो पोर्ट होते हैं वहां के, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण है ये है वायु मार्ग। वायु मार्ग यानी कि एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं इनका एक फिक्स रूट होता है, इसको वायु मार्ग कहा गया है। तो भारत के अंदर वायु देखेंगे कि इसको कंट्रोल कौन सी अथॉरिटी करती है, वो है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसको कंट्रोल करेगी, कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वर्तमान में अगर पूछे तो देखिए छोटे बड़े इंटरनेशनल वगैरह सब घरेलू हवाई अड्डों को मिलाकर लगभग 464 क्या है हवाई अड्डे भारत के अंदर इस समय है। ये चीज याद रखनी है। तो ये तो परिवहन हुआ। इसके बाद देखिए जो फाइनल पार्ट है वो है संचार का। तो संचार के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इसका आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, सूचना क्रांति आ गई विश्व में। इसके अलावा देखेंगे जो सैटेलाइट है, उपग्रह हमारे, ये भी क्या कर रहे हैं, सूचना के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। तो देखिए सूचना, ये संचार है क्या, यानी कि किसी भी सूचना को किसी के पास पहुंचाना तीव्र गति से, ये क्या है, यही हमारा संचार है। तो देखिए उपग्रह वगैरह ये क्या करेंगे भाई, जमीन के अंदर तेल का पता लगाना है, किन्हीं खनिजों का पता लगाना है, प्राकृतिक कोई आपदाएं आ रही हैं जैसे कि सुनामी आ रही है, तूफान है, भूकंप है, इन सब का पता भी हम ये जो संचार के माध्यम है, उपग्रह वगैरह इनके थ्रू लगा सकते हैं। हमारा टीवी जो चलता है ये उपग्रह के माध्यम से, मोबाइल नेटवर्क वगैरह सब उपग्रह के माध्यम से। इसके अलावा आप जो संचार है ये क्या है, इसने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया है। बस ये सब छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया, उसके अलावा खुद की तरफ से भी इंक्लूड कर कर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने की कोशिश की। तो देखिए ये आज का हमारी क्लास थी। और देखिए आप अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक वगैरह तो काफी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर से करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।